Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, the Indian Legislature. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Yes, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with how the legislature works. Legislature कैसे काम करता है अब हम वो देखेंगे. तो जो लेजिस्लेचर होता है बच्चा उसको 2 बार मिलना पड़ता है साल में, एट लीस्ट ट्वाइस, मतलब इससे ज़्यादा मिल सकते हैं पर 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा. ठीक हुई बात. दे कैन मीट मोर देन ट्वाइस बट 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा. ईच सेशन मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, हर जो पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, इज समन्ड एंड ऑल्सो क्लोज बाय प्रेसिडेंट. देखो जब भी इनकी मीटिंग बुलानी होती है तो वो काम भी प्रेसिडेंट करता है, और उसे जब क्लोज करना होता है तो वो पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो मीटिंग होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, उससे समन करना और क्लोज करना किसके हाथों में होता है? गवर्नर के हाथों में. देखो जैसे सीएम होता है स्टेट लेवल पर, वैसे पीएम होता है कंट्री का. जैसे सीएम स्टेट का है, पीएम पूरी कंट्री का है, वैसे ही प्रेसिडेंट पूरी कंट्री का है और गवर्नर स्टेट का है. तो प्रेसिडेंट जब लेजिस्लेचर को बुलाता है और उसे ख़त्म भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है, वैसे ही गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को बुला सकता है और उसे बंद भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है. स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स लाइक क्वेश्चन आवर, 0 आवर एक्सेट्रा आर फिक्स्ड फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शन. अलग अलग टाइम पीरियड्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन आवर के लिए, 0 आवर के लिए, और इनके अकॉर्डिंग ही पार्लियामेंट फंक्शन करती है. अब क्वेश्चन आवर क्या होता है बच्चा? यूजुअली जो लेजिस्लेचर होता है वो दिन की शुरुआत करता है, उसके दिन का काम की शुरुआत होती है किससे? क्वेश्चन आवर से. जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं किससे? अपने रिप्रेजेंटेटिव. जिस रिप्रेजेंटेटिव्स ने किसी बिल को इनिशिएट किया होगा तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे बाकी के रिप्रेजेंटेटिव. तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने क्वेश्चंस को एडवांस में दे देते हैं वेरियस मिनिस्टर्स को, जिससे कि वो अपना आंसर प्रॉपरली फ्रेम करके ले आए और उन्हें प्रॉपर रिप्लाई दे पाए उस आवर में. देखो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, पहली बात तो पूरे दिन की शुरुआत क्वेश्चन आवर से ही होती है. क्वेश्चन आवर में आपने जिस व्यक्ति ने जिस बिल को इनिशिएट किया होगा उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप क्वेश्चन एडवांस में ही उस मिनिस्टर को दे देते हैं और कल वो आपको प्रॉपर रिप्लाई दे देता है. डिबेट्स ओवर मिनिस्टर्स रिप्लाईज ऑफन हेल्प रिवील मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट. जब रिप्लाई मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार को खुद को अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं कि यार ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका जो आंसर मेरे पास है वो प्रॉपर नहीं है, मुझे इस प्रोग्राम में कुछ और भी करना चाहिए. तो इस तरीके से जो डिबेट्स होते हैं ओवर द मिनिस्टर्स, जो रिप्लाई दिए जाते हैं, उससे सरकार की गलतियों का पता चलता है. तो डिबेट भी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आवर भी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये जो आप डैम बनाने वाले हो ये कहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी या कितना टन इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, तो आंसर में मिला इतना टन इलेक्ट्रिसिटी बनेगी. तो फिर वो पूछेगा कि भाई इतनी टन इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो ये तो सफिशिएंट नहीं है यहाँ के आसपास के लोगों के लिए. जितनी ज़मीनें आप खाली करा रहे हैं, जितने ट्रीज़ का वहाँ पर लॉस हो रहा है, उसके एवज में सिर्फ इतनी सी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये प्रोजेक्ट तो प्रॉपर नहीं है, आपको इसके ऊपर और काम करना पड़ेगा. तो इस तरीके से गवर्नमेंट को अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं. अब क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ लिया. अब 0 आवर में क्या होगा बच्चा? ड्यूरिंग द 0 आवर में जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेचर के वो डिबेट्स करेंगे ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी मैटर होंगे उस पर डिबेट करेंगे, अपनी राय देंगे. कब? 0 आवर में. तो 0 आवर में होता है डिबेट, क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और मिलते हैं उनके ऑर्डिनेंस. अब ऑर्डिनेंस कब आता है बच्चा? अगर देखो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंट को लगता है कि यार कोई लॉ है जिसको अर्जेंट पास होने की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस लॉ की तरह ही काम करता है. एन ऑर्डिनेंस कैरिंग द इफेक्ट ऑफ लॉ, लॉ की तरह ही होता है ऑर्डिनेंस भी, पर ऑर्डिनेंस कंटिन्यू रहे. इसीलिए क्या होता है, जब भी पार्लियामेंट वापस से रिसेंबल होगी तो पार्लियामेंट को इसको वैलिड डिक्लेयर करना होता है. ठीक है. इफ द पार्लियामेंट आफ्टर एग्जामिनिंग डज नॉट डिक्लेयर इट वैलिड, अगर पार्लियामेंट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया, वैसे तो उन्हें डिक्लेयर कर लेना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट ने कुछ सोच समझ के उस ऑर्डिनेंस को लाया होगा, पर अगर किसी वजह से पार्लियामेंट उसे वैलिड डिक्लेयर नहीं करती है 6 वीक के अंदर, तो ऑर्डिनेंस इनवैलिड कहलाएगा. समझ में आ गई बात? प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट नहीं लग रही थी तो घोषित कर दिया, चलो ये लॉ की तरह काम करेगा, ऑर्डिनेंस आ गया. पर जब भी पार्लियामेंट लगेगी तो 6 वीक के अंदर उसको वैलिडिटी देनी पड़ेगी, पर अगर उसको वैलिड घोषित नहीं करती है तो वो इनवैलिड हो जाएगा.
ठीक है बात। जैसे सेंटर में इशू कर दिया प्रेसिडेंट ने, वैसे ही किसी भी स्टेट का गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर जब सेशन में ना हो, पर वो ऑर्डिनेंस को भी क्या चाहिए, 6 वीक के अंदर जब भी पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर लगेगा तो वैलिडिटी चाहिए। ठीक है बात। सेंट्रल जैसे ही यहाँ पर भी चलता है, गवर्नर किसी भी स्टेट का कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो। ऐसा जो ऑर्डिनेंस होता है ceases to have effect unless the state legislature after examining declares it to be valid within a 6 month। ठीक है, तब तक वो चलता रहेगा जब तक उसे वैलिड नहीं घोषित किया जाता, और वैलिड नहीं घोषित किया लेजिस्लेचर ने तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। अब हम देखेंगे चीफ फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। पहला काम तो है लेजिस्लेचर का लॉज बनाना। ठीक है बात। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेचर का वो है लॉज बनाना। A proposal for new law or for change in existing law is called bill। बिल लेके आओगे, अगर आपको कोई भी नया कानून बनाना है तो भी आप बिल लाओगे, एग्जिस्टिंग में चेंज करना है तो भी आप बिल लाओगे। बिल ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है और मनी बिल भी हो सकता है। ठीक है बात। वो बिल जो इनकम और एक्सपेंडिचर से डील करता है, सरकार के कितना टैक्स मिलेगा, कहाँ कहाँ से कितनी इनकम सरकार को मिलेगी और वो उसको कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, इस बिल को हम बोलते हैं मनी बिल। जो दूसरे बिल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी भी हाउस में जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये जो बिल होते हैं, पर मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है बात। जो बिल होते हैं उनमें 3 स्टेजेस में डिबेट होती हैं। ठीक है। आफ्टर दिस इफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट्स, देखो बिल जो होता है उस पर 3 स्टेजेस में डिबेट होगी। डिबेट के बाद मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि पास है। ठीक है, मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि यार ये बिल सही है तो वो पास हो जाएगा। अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो जो बिल है एक हाउस में पास होगा, उसको दूसरे हाउस में भेजना पड़ेगा। जैसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा से पास होकर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो बाद में वो लोकसभा में आ जाएगा। देयर इट गोज़ थ्रू सिमिलर प्रोसेस, और सिमिलर प्रोसेस होगी, उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और उसके बाद वोटिंग होगी। अब बिल पास बाय बोथ द हाउसेज, जब दोनों हाउसेज बिल को पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देगा बाय गिविंग इट सिग्नेचर। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर होगा तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर भी बाय कैमरल होगा तो दोनों हाउसेज से पास होने के बाद वो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। और जब तक गवर्नर उस पर साइन नहीं कर देता तब तक वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो, फिर वो जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर बाई कैमरल का केस है तो फिर वो जाएगा गवर्नर के पास। पर अगर ऐसा नहीं है तो पहले वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा और सीधे किसके पास चला जाएगा, गवर्नर के पास। यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में जो बिल है वो लेजिस्लेचर से लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद सीधे गवर्नर के पास चला जाएगा। जब प्रेसिडेंट या गवर्नर उस पर साइन कर देगा तो बिल क्या बन जाएगा बच्चा, अ लॉ नोन एज एक्ट। जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाए, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे तो वो क्या बन जाता है, एक्ट। कई बार ऐसा भी होगा बेटा कि जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है वो बिल को रिटर्न कर देगा विद सजेशन कि भाई आपने ये जो बिल भेजा है पास करके, इसमें ये सजेशन है मेरे कि इसको और आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, ये रहने दो या इसको ज़्यादा कर लो, इसको कम कर लो, ऐसे प्रेसिडेंट और गवर्नर सजेशन दे सकते हैं। द लेजिस्लेचर देन रिटर्न द बिल टू हिम आफ्टर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग हिज सजेशन। अब लेजिस्लेचर के ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिए हुए सजेशंस को माने या ना माने। इट्स कम्प्लीटली ऑन द पार्लियामेंट, ऑन लेजिस्लेचर। देखो अगर पार्लियामेंट को लगता है कि सजेशंस में कोई बुराई नहीं, हम मान लेते तो वो मान भी सकते हैं। और कई बार वो बिल्कुल रिजिड होते हैं, वो प्रेसिडेंट की सजेशन को नहीं मानते और वापस से बिल किसको दे देते हैं, प्रेसिडेंट को। एक बार बिल रिटर्न हो जाए तो उससे प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, भले उसके सजेशन माने गए हों या नहीं। जो गवर्नर होता है मे रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन।
गवर्नर कई बार बिल को रख लेता है कि भाई मैं जो अथॉरिटी हूँ स्टेट लेवल पे, पर मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट भी इस पे कोई विचार दे दें, मैं उनको भी कंसिडर कराना चाहता हूँ ये मैटर। प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव कंसेंट और रिटर्न द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर विद सजेशन। है प्रेसिडेंट इस केस में बिल को रिटर्न भी कर सकता है सजेशंस के साथ। जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे हैज़ टू पास द बिल विद और विदाउट प्रेसिडेंट सजेशन विद इन अ 6 मंथ के अंदर। जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो बिल को पास कर देगा, चाहे तो प्रेसिडेंट के सजेशंस को माने चाहे ना माने। मतलब प्रेसिडेंट सजेशंस दे सकते हैं, इनके सजेशन को मानना नहीं मानना प्योरली लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ लोअर हाउस में, मतलब लोकसभा में। अगर एक बार ये पास हो जाए तो ये अपर हाउस जाएगा। जो अपर हाउस होते हैं वो बिल को रिसीव करते हैं और उन्हें 14 दिन के अंदर उस बिल को रिटर्न करना होता है। ठीक है बात, 14 दिन से ज़्यादा वो रख नहीं सकते। जो अपर हाउस होता है वो भी चेंजेस सजेस्ट कर सकता है कि भाई मनी बिल में ये जो आपने एजुकेशन पे जितना खर्च कर रहे हैं ये काम है और कर दो, हेल्थ सेक्टर पे कम कर दो, डिफेंस पे कम कर दो या हेल्थ पे बढ़ा दो, ऐसा सजेशन आप दे सकते हो। बट इवन द लोअर हाउस डज नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस, पर हो सकता है लोअर हाउसेज वो चेंजेस करने के लिए रेडी ना हो, तो बिल फिर सीधे कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा या गवर्नर के पास जाएगा। इससे को सेंट्रल लेवल पे हो रहा होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, स्टेट लेवल पे हो रहा होगा तो गवर्नर के पास जाएगा। ठीक है, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर रिसीव करेंगे मनी बिल को तो उन्हें उसके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा। मतलब मनी बिल में राज्यसभा का भी कोई रोल नहीं होता है। 14 दिन तक बिल को रख जरूर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, पर सजेशन मानना ना मानना किसके पास है, लोकसभा के ऊपर। डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें कुछ सब्जेक्ट सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है। ये सब्जेक्ट को हमने 3 लिस्ट में डिवाइड किया है बच्चा। ये 3 लिस्ट आपको 9th नहीं, छोड़ दो आपने, हम लोग CBSE बोर्ड में 10th में भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है, पर तुम लोग तो ICSE वालों की प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 लिस्ट में प्लेस किए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा होंगे, वो यूनियन लिस्ट के मैटर्स पे लॉज बनाएंगे। ये जो सब्जेक्ट हैं ये नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, मतलब वो सब्जेक्ट को चुन चुन के इसमें रखा गया है जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि डिफेंस, पूरे इंडिया की बाउंड्रीज को सेफ सिक्योर करना डिफेंस। फॉरेन रिलेशन, हमारी कंट्री US के साथ कैसे रिलेशन रखेगी, UK के साथ कैसे रखेगी वो। सिटीजनशिप, शिपिंग, रेलवे, एयरवेज, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, बैंकिंग, एयरवेज, रेलवे, शिपिंग, सिटीजनशिप, फॉरेन अफेयर्स, ये सब सेंट्रल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस के मैटर है बच्चा। इनको सेंट्रल लेवल अपने पास रख रखा है। स्टेट लेजिस्लेचर उन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है जो स्टेट लिस्ट में है। वो मैटर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस इनके पास है, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, ये फ्यू एग्जांपल हैं स्टेट लिस्ट के। तो स्टेट किस किस पे बना सकता है, एग्रीकल्चर पे, लैंड रेवेन्यू पे, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। अब कुछ मैटर ऐसे हैं बच्चा जिनमें सेंटर भी लॉ बना देता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, वो हमने लिए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज एंड न्यूज़पेपर, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। बट डू रिमेंबर, अगर किसी बात को लेके सेंटर और स्टेट आमने सामने खड़े होंगे, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीतेगी। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है उसके पास रेसिडरी पावर्स होती हैं। इट मीन्स इट अलोन कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट में कोई मैटर नहीं है, सब्जेक्ट लिस्ट में कोई मैटर नहीं है, या कॉन्करेंट लिस्ट में, इन तीनों जगह ही वो मैटर अवेलेबल नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, ना ही तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उसके ऊपर जो भी लॉज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सेंट्रल लेजिस्लेचर की है। इसे कहते हैं रेसिडरी पावर। कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस, हर साल जो गवर्नमेंट होती है वो बजट बनाती है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये लेजिस्लेचर के सामने आता है। जो बजट है वो डिटेल में बताता है कि एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होगी सरकार की, मतलब सरकार को टैक्स से, गवर्नमेंट कंपनी से कहाँ से क्या क्या मिलने वाला है और उसको किस तरीके से स्पेंड करेगी, मतलब एजुकेशन को कितना देगी, हेल्थ को कितना देगी, है ना, डिफेंस के ऊपर कितना खर्च करेगी। इन एडिशन टू द बजट के अलावा फाइनेंस बिल इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस, फाइनेंस बिल भी इंट्रोड्यूस होता है जिसमें प्रपोजल्स होते हैं नए टैक्स के लिए,
एज वेल एज चेंज इन द एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम। देखो जो फाइनेंस बिल होता है उसमें हम ये बताते हैं कि हम कौन से नए टैक्स ला रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, इसलिए वो ये नए लॉज नए टैक्सेस ला रहा है, ये एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में ये चेंजेस कर रहा है, तो उसके लिए आएगा आपका फाइनेंस बिल। ठीक है बात। और बजट वो स्टेटमेंट है जिसमें सरकार बताती है कि उसका एक्सपेक्टेड कितनी इनकम होने वाली है और वो कहाँ कहाँ उस इनकम को खर्च करेगा। These proposals have to be approved by legislature और इनको legislature से approve होना चाहिए। Failing which the government has to resign, अगर ये approval नहीं मिली तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है बच्चा, रिजाइन। चलो, कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स, जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के उनका पूरा राइट है कि वो डिबेट करें, क्रिटिसाइज़ करें सरकार को। ठीक है, आज भी हम लोग लोकसभा राज्यसभा जब आप लोग देखो तो वहाँ पर मिनिस्टर्स ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं, डिबेट करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, प्लान्स पे सरकार को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। उनके पास पूरा राइट है कि वो मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकें अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। वो मिनिस्टर जो पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा उससे क्वेश्चन करने का पूरा राइट है। इफ़ द मिनिस्टर टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर, कई बार ऐसा होता है कि मिनिस्टर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता तो जो लोअर हाउस होता है वो पास कर सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देम। इन दैट केस द गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन, और इस केस में भी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। या तो आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर लेके आए और अगर आप आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लाते तो आपकी सरकार पूरी तरह हिल जाएगी। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर जो सरकार है वो लोगों में से ही बनती है ना, लोगों द्वारा ही बनाई जाती है और वो लोगों के लिए ही काम करती है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जनरल पब्लिक के बीच से ही होगा ना, कोई एलियन तो नहीं होगा। जनरल पब्लिक ही इस रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट देगी और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए काम करेगा, जनरल पब्लिक के लिए ही काम करेगा। तो इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं। यहाँ पर जो देयरफॉर जो इंडियन पीपल हैव टू से इन मेकिंग लॉज, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भारतीय लोग हैं उनकी प्रॉपर से है लॉ मेकिंग में, और कौन व्यक्ति उन्हें गवर्न करे ये भी वही चुनते हैं। कैसे, जो इंडियन पीपल हैं फॉर्म देयर ओन लेजिस्लेचर, वो अपना लेजिस्लेचर खुद बनाते हैं, अपने लिए सुटेबल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। देखो उनमें से कोई व्यक्ति एक होगा जो सोचेगा कि मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, 2 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, उस 3 में से सबसे सुटेबल कौन है, ये कौन चुनती है, जनरल पब्लिक। और ये जनरल पब्लिक में से ही ये 3 कैंडिडेट खड़े हुए। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 टर्म इन ऑफिस, एक बार जब ये 5 साल पूरा कर लेते हैं तो जो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव का मस्ट अगेन गेट द पीपल्स वोट। देखो आज हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुना 5 साल के लिए, जब ये 5 साल का टर्म पूरा कर लेगा तो इसको फिर से इलेक्शन में पार्ट लेना पड़ेगा, है ना, फिर से ये इलेक्शन लड़ने आएगा, फिर से हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा 5 साल के लिए। पर ये आने वाले 5 साल तभी आएगा ना जब इन 5 सालों में उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे हमारे लिए, है ना, किए होंगे तो हम वापस उसको चुन लाएंगे नए आने वाले 5 सालों के, नहीं तो नहीं। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 टर्म, एक टर्म जब ऑफिस में कंप्लीट हो जाता है तो जो मेंबर होता है लेजिस्लेचर का मस्ट अगेन गेट द पीपल्स वोट इन ऑर्डर टू सर्व द टर्म। Hence the people can charge a government that cannot satisfy them, और इसीलिए हमारे लोगों के पास बिल्कुल बहुत बड़ी ताकत है कि वो चेंज कर सकती है गवर्नमेंट को। अगर वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ने लोगों के लिए काम किया होगा, लोग खुश होंगे तो वापस से उसको चुन लेंगे, अदरवाइज़ वो उसे चेंज कर देंगे और वोट नहीं देंगे। अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा होगा उस रिप्रेजेंटेटिव का काम तो वो उसे चेंज कर देंगे। देयर इज़ नो परमानेंट रूलर, इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट रूलर नहीं है। जब लंबे लंबे डिबेट और डिस्कशंस होते हैं किसी भी लॉ को बनाने के पहले तो इससे जो हेस्टी डिसीजंस होते हैं, जो गलत डिसीजन के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी कीप द पीपल इन्फॉर्म टू द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। और बेटा लेजिस्लेचर में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर हम लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पूरे टाइम नहीं देखते तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, टीवी, रेडियो, इसके थ्रू भी जान सकते हैं कि हमारी सरकार आखिर कर क्या रही है। पीपल कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यू थ्रू सच मीडिया। और अब हम लोग देखते हैं जैसे एक चैनल है, देखना आप लोग, लल्लन टॉप है, ये बिल्कुल ग्राउंड में जाके लोगों से बात करते हैं, तो लोग भी अपना व्यू दे सकते हैं थ्रू वेरियस मीडियम, नेट के थ्रू दे सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के थ्रू दे सकते हैं, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू हम लोग भी अपना व्यूज़ दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट होती है
वो आंसरेबल होती है टू द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके लिए आंसरेबल है गवर्नमेंट। अब जो हमारी सरकार है वो किस पे काम करती है बच्चा, उसके पास खुद का तो पैसा नहीं है, तो उसको चाहिए होते हैं रेवेन्यूज़। किससे लेती है वो रेवेन्यू? टैक्स के फॉर्म में हमसे कलेक्ट करती है, लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है। देयरफॉर जो लोग हैं, मतलब देयरफॉर द पीपल रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं बेटा जो लेजिस्लेचर में बैठे हैं, वो इस तरीके से कंट्रोल रख सकते हैं किस पे? गवर्नमेंट के इनकम पे भी और एक्सपेंसेस पे भी। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो।